हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस अकाउंट की यूनिट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बैंक समाधान विवरण पत्र क्या होता है और साथ ही उसका मीनिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और लाभ और महत्व क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र, तो नाम से देखिए आपको बैंक की समाधान मतलब बैंक से रिलेटेड जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके समाधान। अब समाधान कब किया जाता है? जब कोई इशू रहता है, जब कोई समस्या आती है। तो बैंक से संबंधित व्यवहारों को सुलझाने के लिए, समझने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है वह बैंक समाधान विवरण पत्र होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लें कि कैसे यह विवरण पत्र बनता है और क्यों बनता है। तो हम सभी आज की डेट में बैंक से ट्रांजैक्शंस करना जानते हैं। तो मान लीजिए हमारी बैंक है, उसमें हमारा एक अकाउंट है और हम एक व्यक्ति ले लें, यहां पर मिस्टर राहुल, इनका बैंक में अकाउंट है। ठीक है, हम सभी का रहता है। मिस्टर राहुल ने जो है अकाउंट, उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपए अभी फिलहाल में है। अब बैंक जो है हमें क्या देती है? उसका हिसाब किताब देखने के लिए पासबुक हमें जारी करती है और राहुल जो है यहाँ पर क्या बनाता है? कैश बुक, रोकड़ पुस्तक, रोकड़ पुस्तक बनाता है। हमने पढ़ी है त्रिस्तंभीय रोकड़ पुस्तक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें जो है हम एक डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं, बट्टे का कॉलम, एक रोकड़ का बनाते हैं और एक बैंक का बनाते हैं। और इस तरफ भी हम इसी तरीके से 3 कॉलम हम बनाते हैं। अब मिस्टर राहुल ने किसी व्यक्ति को भुगतान के रूप में एक चेक दिया। एक चेक यहाँ पर मिस्टर एक्स को जारी किया जो कि 10,000 रुपए का था। ठीक है, मिस्टर राहुल ने 10,000 रुपए का एक चेक जो है वह मिस्टर एक्स को दिया पेमेंट के तौर पे। अब यहाँ पर मिस्टर राहुल ने जैसे ही चेक दिया तो उन्होंने क्या किया? अपना बैंक बैलेंस वहीं पर कम कर लिया। तो यहाँ पर उन्होंने राहुल के खाते को जो है पैसे निकाले, तो बैंक वाले कॉलम में 10,000 रुपए कम कर लिए। तो उन्होंने अपने अकाउंट में से 10,000 रुपए कम कर दिए जो बैंक अकाउंट था, तो 90,000 रुपए बचे। अब मिस्टर एक्स जो है वह बैंक अभी गए ही नहीं। जिस दिन आप बैंक में पूछने गए कि मेरी अकाउंट में कितना बैलेंस है, उस तारीख तक मिस्टर एक्स जो है वह बैंक, ये चेक जो है वह पेमेंट कराने नहीं गए। तो क्या होगा कि मिस्टर राहुल का जो बैंक अकाउंट है वह 1,00,000 रुपए से दिखेगा और उन्होंने जो पासबुक में एंट्री की है वो कितने रुपए से दिखेगी? 90,000 रुपए से। ये अंतर क्यों आया? ये 10,000 रुपए का जो चेक उन्होंने इशू किया था, लेकिन अभी कस्टमर ने, सामने वाली पार्टी ने उसे प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक ने भुगतान नहीं किया। तो बैंक और जो मिस्टर राहुल की कैश बुक है उसमें 10,000 रुपए का अंतर आया। ऐसे ही बहुत सारे बैंक ने जो है आपके ब्याज के पैसे जो है वह जमा किए। 1,00,000 रुपए पर टाइम पीरियड हो गया था, तो बैंक ने पैसे जमा किए, आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर राहुल को अभी तक सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने ब्याज के पैसे जमा नहीं किए, तो डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा जो कैश बुक रखी जाती है और बैंक में जो एंट्रीज होती हैं उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो इसी डिफरेंस को चेक करने के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है और इसके द्वारा यह देखा जाता है कि बैंक में जो हमारी ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं और रोकड़ पुस्तक में जो हमारी एंट्रीज लिखी हुई हैं उसमें अंतर जो है वह सही कारणों से है या कुछ और कारण है। तो इस तरीके से डिफरेंस जो है हमारे अकाउंट्स में आ सकता है, बैंक अकाउंट में और हमारी रोकड़ पुस्तक में। तो इसी अंतर को जानने के लिए और अंतर को चेक करने के लिए
कि जो बैंक का हमारा बैलेंस है और हमारी रोकड़ पुस्तक का जो बैलेंस है, शेष है, वह बराबर, जो अंतर है वह सही कारणों से अंतर बराबर है या उसमें कुछ और लिखने में किसी ने कोई गबन किया है या कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, वह हमें पता लग जाती है। तो बैंक समाधान विवरण पत्र एक निर्धारित तिथि पर व्यापारी के द्वारा दोनों बुक, पासबुक और बैंक जो रोकड़ पुस्तक उसके पास रखी हुई है, उनके शेषों में अंतर को जानने के लिए और चेक करने के लिए बनाया जाने वाला विवरण पत्र है। ठीक है, बैंक समाधान विवरण पत्र यह एक ऐसा विवरण पत्र है जिसके अंतर्गत हम पासबुक में किए गए व्यवहारों और रोकड़ पुस्तक में किए गए व्यवहारों का मिलान करते हैं और अशुद्धियों का पता लगाते हैं। ठीक है, और जहां भी हमें अशुद्धि पता लगती है, मिस्टेक्स पता लगती हैं, हम उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये होता है बैंक समाधान विवरण पत्र, एक निर्धारित तिथि पर बनाया जाता है। फिर है विशेषताएं। क्या विशेषता है इसकी? व्यापारी द्वारा निर्मित। यह जो है बैंक नहीं बनाती है, यह जिस व्यक्ति, कस्टमर जिसका बैंक में अकाउंट है और जो बिजनेस कर रहा है और जिसे रिक्वायरमेंट लगती है समय समय पर, वह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र जो है वह बनाता है और बैलेंस जो बैंक दिखा रहा है और जो उसकी रोकड़ पुस्तक दिखा रही है, उस बैलेंस को जो है वह वेरीफाई करते हैं। आधिक्यों में अंतर आने पर निर्माण। बैंक समाधान विवरण पत्र जनरली जब पासबुक, बैंक के पास जो शेष है और जो रोकड़ पुस्तक का शेष हमारा निकल रहा है, उसमें जब अंतर आता है तब इसका निर्माण किया जाता है। अंतर के कारणों की जानकारी। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने के बाद जो है हमें अंतर क्यों आ रहा है, क्या रीजंस है। हम सारी एंट्री को जब प्लस माइनस कर लेते हैं, उसके बावजूद भी यदि डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को जो है यहाँ पर चेक करा जाता है। फिर बैंकिंग व्यवहारों की जानकारी। बहुत से ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो बैंक अपनी एंट्री कर लेती है, जैसे बैंक ब्याज जमा करती है निर्धारित तिथि के बाद, और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं इनकम्स रहती हैं वो जमा कर लेती है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसे व्यवहारों की जानकारी भी हमें बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते समय मिल जाती है। अब इसके लाभ और महत्व क्या है, क्या फायदे होते हैं। तो रोकड़ बही तथा पासबुक की शुद्धता की जानकारी हो जाती है। हम जब बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं तो हम दो चीजें हमारे सामने रखते हैं। रोकड़ बही, हमने जो कैश बुक बनाई है, मिस्टर राहुल अपने सामने कैश बुक रखेंगे, और पासबुक जो है जिसमें सारी एंट्रीज प्रिंट होकर आती हैं, उसको चेक करते हैं। तो उन दोनों में एंट्री सही है या नहीं है वो हमें जानकारी मिल जाती है। फिर गलती होती है, अशुद्धि की जानकारी। यदि उन दोनों में जो है कहीं मिस्टेक्स होती हैं तो उसकी जानकारी, हमारी रोकड़ बही में लिखने में कोई गलती हो गई है तो वो हमें पता लग जाती है इसके थ्रू। फिर संग्रह हेतु जमा किए गए चेकों की जानकारी। हमने, मिस्टर राहुल मान लीजिए, उसे कोई चेक मिला, थर्ड पार्टी ने उसे 50,000 रुपए का चेक दिया। अब राहुल ने अपनी कैश बुक में तो उसको प्लस कर लिया, उसे चेक मिला था तो उसने जो है अपने बैंक बैलेंस में, यहाँ जो उसकी बैंक थी उसमें प्लस कर लिया और इसे बैंक में भेज दिया। लेकिन बैंक ने जो है वह जो चेक भेजा है उसका पैसा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित अकाउंट में से नहीं जमा किया है, तो उसके कारण भी डिफरेंस आएगा। तो संग्रह हेतु जमा किए गए चेकों की जानकारी, हमने उसको कलेक्शन के लिए भेजा था कि भाई ये चेक आया है, इसका पैसा तुम जमा कर लेना, तो ऐसा कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं वह जानकारी हमें मिल जाती है। ऐसी भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए चेकों की जानकारी, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि 10,000 रुपए का चेक इशू किया था, तो ऐसे जो है बिजनेस में जनरली बहुत सारे चेक जो है डे टू डे उसमें जारी किए जाते हैं। तो कितने जो है भुगतान हो गए हैं, कितने अभी कस्टमर ने भुगतान नहीं की, भुगतान लेने हेतु बैंक नहीं गए हैं, उसकी जानकारी हमें इससे बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते समय मिल जाती है। फिर बैंक द्वारा डेबिट या क्रेडिट की गई राशि की जानकारी। डेबिट, बहुत सारे खर्चे जो है बैंक लेती है, एसएमएस चार्जेस लेती है, लॉकर है तो लॉकर चार्जेस लेती है, सर्विस चार्जेस लेती है, यदि आपने उसको बोल के रखा है कि हमारा बिजली का बिल भर देना या हमारा जो है कोई चेक कलेक्ट करके ले आना, उसके सर्विस चार्जेस।
तो इस प्रकार के जो है कोई एक्सपेंडिचर डेबिट किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलती है जब पासबुक हमारे पास आती है, तो वो हमें पता लग जाते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कोई राशि की हो, हमारा जो है डायरेक्ट किसी कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा करा दिया हो, बैंक ने अपना ब्याज जमा कराया हो, इस प्रकार की बहुत सारी एंट्री जो है हमें नहीं पता लगती है, तो वह भी हमें इसके थ्रू पता लग जाती है। फिर स्थिति विवरण में सही आधिक्य की जानकारी, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमारा मेन पर्पस होता है सही आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना, तो वह भी जो है जब हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं तो हमें उसकी सही स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बैंक समाधान विवरण पत्र क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उससे कौन कौन से लाभ मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक मेजर क्वेश्चन देखेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है रोकड़ पुस्तक और पासबुक में अंतर के कारण। हम बैंक समाधान विवरण पत्र क्यों बनाते हैं, ये जो कारण होते हैं, इन्हीं कारणों के कारण हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं। तो थ्योरी में लिखने के लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण रोकड़ पुस्तक और पासबुक में डिफरेंस आता है। तो पहला कारण जो है, रोकड़ पुस्तक में लिखी गई पर पासबुक में न लिखी गई मदें। देखिए उदाहरण हमारा वही चल रहा है कि राहुल है मिस्टर और उन्होंने अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई हुई है, ठीक है, त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ये कैश बुक उन्होंने बनाई हुई है, तो और उसे पासबुक मिलती है बैंक की तरफ से, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मदें हैं रोकड़ पुस्तक में लिखी गई, यहां पर हमने एंट्री कर ली पर पासबुक में नहीं लिखी है। तो एक हमने उदाहरण समझा था, जारी किए गए चेक जो बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। चूंकि बैंक समाधान विवरण पत्र जो है एक निर्धारित तिथि को बनाया जाता है, उस तिथि को, उस पर्टिकुलर डेट को जो है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो डिफरेंस आता है। उदाहरण के लिए हमने लिया था कि मिस्टर राहुल ने जो है एक्स को एक चेक दिया, मिस्टर एक्स को एक चेक दिया, तो यहां उन्होंने बैंक कॉलम में 10,000 रुपए माइनस कर लिए। लेकिन मिस्टर एक्स जो है, हम मान लीजिए 31 मार्च को ये बना रहे हैं, 31 मार्च तक एक्स ने वो चेक जो है अभी तक बैंक में कैश नहीं करवाया, बैंक में गए ही नहीं वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 10,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो जारी किए गए चेक जो बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, तो एक डिफरेंस का कारण ये होता है कि यदि जो है, चूंकि यह व्यापारी बना रहा है, तो आप हमेशा इनको याद करते समय खुद को व्यापारी मानिए। तो ऐसे सभी चेक जो हमने किसी थर्ड पार्टी के नाम जारी कर दिए, लिख दिए, लेकिन जिस तिथि को आप बैंक समाधान विवरण पत्र बना रहे हैं उस तारीख तक वो सभी कस्टमर जो थर्ड पार्टी है वह बैंक में कैश कराने नहीं पहुंचे, तो उस कंडीशन में, तो मान लीजिए आपने एक 10,000 रुपए का चेक इशू किया, आपने एक 15,000 रुपए का चेक इशू किया और एक फिर आपने 10,000 रुपए का चेक इशू किया, तो आपने तो अपनी कैश बुक में क्या किया, 35,000 रुपए माइनस कर लिए। लेकिन ये तीनों ही कस्टमर थर्ड पार्टी जो है बैंक पहुंची ही नहीं, तो बैंक में 35,000 रुपए अभी माइनस नहीं हुए, तो उसके कारण जो है डिफरेंस आता है, ठीक है। फिर है प्राप्त चेक जो बैंक में जमा किए परंतु संग्रहित नहीं हुए। अब जैसे आपने जारी किए ऐसे ही आप बिजनेस कर रहे हैं और एज ए पेमेंट आपको एक 4,000 रुपए का चेक मिला, ठीक है, एक 2,000 रुपए का चेक मिला और एक आपको 6,000 रुपए का चेक मिला। अब चेक आया तो आपने तो अपनी कैश बुक में इस साइड एंट्री कर ली कि मिस्टर एक्स ने, वाई ने, जेड ने आपको ये बैंक अकाउंट में 6,000, 2,000, 4,000 रुपए और आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। रोकड़ पुस्तक में आपने एंट्री कर ली 4,000, 2,006 और 12,000 रुपए आपने अपने बैंक में बढ़ा लिए। आपने ये चेक जो है तीनों बैंक भी भेज दिए, बैंक में भी जमा करा दिए, बैंक में भेजे कि आप इनको दूसरे के अकाउंट के जो चेक मिले वो ट्रांसफर करवा लेना। लेकिन जिस तारीख को आप बैंक समाधान विवरण पत्र बना रहे हैं उस तारीख तक बैंक के पास जो चेक जमा किए थे आपने ये तीनों अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं,
मतलब पैसा जो है जिसने दिया था उसके अकाउंट में से निकाल कर आपके अकाउंट में जमा नहीं किया है, तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस जो है इसके कारण आएगा। तो ये कौन सी है, रोकड़ पुस्तक में तो आपने ये एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में अभी एंट्री नहीं हुई, तो ये दोनों एंट्री है। फिर ऐसी कुछ एंट्री है जो पासबुक में हो जाती है, रोकड़ पुस्तक में आपको इंफॉर्मेशन न मिलने के कारण नहीं हो पाती है। ये वाला पॉइंट वो है। पहली है बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज, कमीशन, बैंक प्रभार। मैंने आपको बताया कि बैंक जो है बहुत सारे सर्विस चार्जेस लेती है, तो इस तरीके से कोई ब्याज है तो ये बैंक लगा रही है, बैंक को पता है, तो बैंक ने जो है आपके अकाउंट में से, बैंक ने यहाँ पासबुक में -20.17 आपके ब्याज के काट लिए। ठीक है, लेकिन आपको चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपने इसकी एंट्री नहीं की, तो इसके कारण डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज, कमीशन, बैंक चार्जेस, वो बैंक यहाँ आपके अकाउंट में से माइनस कर देती है सीधे सीधे, और यहाँ हमको पता नहीं रहता है तो हमने इसको माइनस नहीं किया है, तो इसके कारण डिफरेंस आता है। बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज, ऐसे ही बैंक जो है हमारा जो पैसा जमा रहता है उस पर टाइम टू टाइम ब्याज जमा करती रहती है, तो इसके कारण भी डिफरेंस आएगा। वो हमारे अकाउंट को प्लस कर देगी उतने रुपए से, लेकिन हमें चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर ग्राहक की ओर से सीधा भुगतान, कभी कभी जो है हम बैंक को बोलकर रखते हैं, इस तरह की सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है कि वह जो है आपके बहुत सारे बिल्स हैं, या टेलीफोन का बिल आपने बोल के रखा है, LIC की प्रीमियम वगैरह आपने ऐसी फैसिलिटी लेके रखी है, तो बैंक जो है मंथ स्टार्टिंग में या जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें आपका पेमेंट सीधे कर देती है। तो इस तरीके के कस्टमर ने जो बोलकर रखा है बैंक उसका सीधा भुगतान कर देती है। LIC की प्रीमियम भर दी, या मोबाइल का बिल भर दिया, या फिर ऐसे ही कोई एक्सपेंडिचर जो है आपने कहकर रखे हैं बैंक को कि आप पेमेंट करते जाना हर महीने, तो उसका यदि पेमेंट कर दिया है तो बैंक ने तो क्या किया, उसको माइनस कर दिया, लेकिन हमने जो है हमें नहीं पता था तो हमने उसको माइनस नहीं किया। ठीक है, तो इसके कारण डिफरेंस आएगा। फिर लाभांश ब्याज व देनदारों से बैंक द्वारा सीधे प्राप्ति, बहुत से कस्टमर जो हैं उन्होंने डायरेक्ट जो हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया। किसी कस्टमर को पैसे देने थे तो उसने जो है हमें न देकर, हाथ में न देकर उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमें इंफॉर्मेशन देर से मिलेगी। हम जिस दिन बैंक समाधान विवरण पत्र बना रहे हैं उस दिन तक यदि कस्टमर ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्या हमारे कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे क्या, उसको जमा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, डिफरेंस आता है। फिर है बैंक द्वारा भूल चूक एवं त्रुटियां, ह्यूमन बीइंग है, बैंक है, तो इस कंडीशन में, ये दोनों ही कंडीशन में जो है गलतियां हो जाती हैं कि हमने जो है चेक किसी और के नाम का भेजा था, किसी और के नाम में जमा कर लिया, या हमने उनको बोला था ब्याज जमा करना है, ब्याज डेबिट कर दिया। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं, ऐसे व्यापारी द्वारा बहुत सारी भूल चूक होती है कि उन्होंने चेक तो जारी कर दिया लेकिन रोकड़ बही में लिखना भूल गए, या फिर जो है उन्होंने किसी दूसरे के नाम का चेक दे दिया। तो इस प्रकार की त्रुटि भी जो होती है तो उस कंडीशन में भी जो है एंट्री एक साइड हो पाती है, दूसरी साइड नहीं हो पाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, यह जानकारी न मिलने के कारण उस पर्टिकुलर डेट पर हमें सूचना नहीं मिल पाती है, तो हमारी पासबुक और रोकड़ बुक में अंतर आता है। और ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं जो रोकड़ पुस्तक में तो एंट्री कर दी लेकिन पासबुक में वह उसकी इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंची है, तो वह एंट्री नहीं हो पाई है। तो ये स्टूडेंट बहुत IMP क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल के जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेकर बैंक समाधान विवरण पत्र कैसे बनाया जाता है और कंसेप्ट वाइज हम सीखेंगे कि कैसे और क्यों हम प्लस और माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लें। तो बैंक समाधान विवरण पत्र एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण पत्र, और हम बनाएंगे यहाँ पे 31 मार्च 2020 के दिन। ठीक है, हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमें
यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित विवरण से बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइए। 31 मार्च 2020 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक बाकी, 31 मार्च 2020 को पासबुक का शेष हमें दिया हुआ है 20,720। तो स्टूडेंट यदि हमें दोनों बुक के अनुसार बैलेंस दिया हुआ है तो हमें रोकड़ बही का बैलेंस हमेशा ऊपर लेना है। दोनों ले सकते हैं लेकिन हम रोकड़ बही को ऊपर रखेंगे और ये हमारा आंसर आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद। कब? जब दोनों बुक के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार हमें बैंक बैलेंस दिया है और पासबुक के अनुसार भी हमें बैंक बैलेंस दिया है, तो रोकड़ बही का बैलेंस हम ऊपर रखेंगे और पासबुक का बैलेंस हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार शेष ले लें। रोकड़ बही अनुसार शेष ये सबसे पहले ले लें हम। 16,000 रुपए हम ये लिख कर रख लेंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ आइटम प्लस करने वाले हैं और कुछ आइटम माइनस करने वाले। सबसे मेजर चीज यही है। देखिए, रोकड़ बही के अनुसार हमने शेष लिया है और हमें पासबुक के बैलेंस के अनुसार पहुंचना है। इतना आंसर हमें ये प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए। अब देखिए, निर्गमित चेक, आप व्यापारी हैं, आप ये बना रहे हैं, निर्गमित चेक किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। क्या कंडीशन है? मतलब ये आपकी कैश बुक है, ये चेक आपने यहां से निर्गमित कर दिए, यहां पे आपने चेक निर्गमित कर दिए, लेकिन आपने तो अपने बैंक में माइनस कर लिया, रोकड़ पुस्तक में आपने क्या किया, माइनस कर लिया, लेकिन जिसको आपने चेक निर्गमित किए थे वह व्यक्ति ने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए, तो बैंक ने इसको माइनस किया होगा क्या? नहीं किया होगा। चूंकि रोकड़ बही में हमने इसको माइनस कर दिया था, अब हमें बैंक बैलेंस तक पहुंचना है, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट जो है चेक निर्गमित, इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। चेक निर्गमित परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर 8,900 को प्लस कर देंगे। चेक निर्गमित, ध्यान देना, चेक निर्गमित मतलब हमने हमारी रोकड़ पुस्तक में से माइनस कर लिया होगा, बैंक ने माइनस नहीं किया होगा, लेकिन चूंकि हमें रोकड़ बही का शेष दिया है और हमें बैंक शेष तक पहुंचना है, पासबुक के शेष तक पहुंचना है, तो हम इसको वापस प्लस कर देते हैं। फिर है चेक जो जमा कराए परंतु वसूली नहीं हुई। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने बैंक में जो है चेक भेजे थे कि आप जमा करा लेना, मतलब आपने यहाँ पर प्लस कर लिए थे, जो चेक आपको थर्ड पार्टी से मिले थे वह आपने प्लस कर लिए थे, आपने बैंक भी भेज दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको कलेक्ट नहीं करा है। अलग अलग खाते के जो चेक थे उसका पैसा अभी आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आपने तो प्लस कर लिया, बैंक ने प्लस किया क्या, नहीं किया, तो चूंकि आपने प्लस कर लिया था हमें इसको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। चेक जो जमा कराए, है ना, इसको हम माइनस कर लेंगे यहां पर 4300 रुपए, ये माइनस। फिर है बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने आपको ब्याज दिया, तो ये इंफॉर्मेशन बैंक ने यहां पर प्लस किया। आपको जब पता लगेगा तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस ही करोगे। तो यदि जो है केवल एक में एंट्री हुई है तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, बैंक ब्याज। ठीक है ना, आपको पता लगा तो आप क्या करोगे, इसको प्लस ही करोगे, तो ये प्लस होगा। फिर बैंक खर्च, बैंक ने आपके अकाउंट को माइनस किया, आपको जैसे ही पता लगा हमें बैंक का रोकड़ बही बैंक के हिसाब से निकालना है, तो हम यहां पर इसको माइनस कर देंगे, बैंक खर्च 50 रुपए। ठीक है, इसको हम कर लें, हो गई हमारी सारी एंट्री। तो 07, तो ये हो जाएगा 25,070, इसमें से 4350 हम माइनस कर लें, तो 02
70। तो ये देखिए आंसर हमारा पासबुक के अनुसार आना चाहिए, पासबुक के अनुसार शेष। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो यदि रोकड़ बही के अनुसार आपको शेष दिया है तो आप ये जो निर्गमित चेक है ये प्लस किया हमने, चेक जो जमा कराए परंतु संग्रहित नहीं किए वो माइनस किया, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया तो हमने भी बढ़ा लिया, बैंक ने हमारा बैलेंस कम किया तो हमने भी कम कर दिया। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इस चीज के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष 17,500 रुपए। यहाँ ध्यान देना, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, हमें जो बैलेंस जो लेना है रोकड़ बही के अनुसार ही ऊपर लेना है। पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष हमारा ये आंसर हो जाएगा, इतना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद की एंट्रीज हमें दी हुई है ना। तो हमारा फॉर्मेट वैसा ही बनेगा, हम यहाँ पे बना लें वही 2 कॉलम अमाउंट के। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक समाधान विवरण पत्र, और किस तारीख को बना रहे हैं तो 31 मार्च के दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम हमारे कंसेप्ट के हिसाब से पहले प्लस माइनस समझ लें। आपको ये बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आप व्यापारी हैं और आप ये कर रहे हैं, और ये आपकी रोकड़ पुस्तक है और ये बैंक की पासबुक है। ठीक है, तो अब देखिए पहला, निर्गमित चेक जो बैंक में उपस्थित नहीं किए गए। निर्गमित चेक मतलब आपने यहाँ माइनस कर लिया होगा और यहाँ बैंक ने क्या किया होगा, सॉरी बैंक ने कुछ किया ही नहीं है, आपने चूंकि यहाँ माइनस कर लिया होगा तो हम इसे क्या करेंगे, चूंकि हमें बैंक तक पहुंचना है तो हम इसे वापस प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर 12,500 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए किंतु 6,000 रुपए के ही चेक 31 मार्च तक संग्रहित हुए। 12,500 रुपए के चेक आपने बैंक में भेजे, तो मतलब आपने यहाँ प्लस कर लिया होगा उसको, लेकिन उसमें से 6,000 रुपए के ही चेक संग्रहित हुए। कितने के चेक जो है अभी भी बाकी हैं, जिसके कारण डिफरेंस दिखेगा। तो 12,500 में से हम 6,000 रुपए घटा देंगे तो 6,500 रुपए हमारे क्या होंगे, माइनस, क्योंकि आपने प्लस कर लिया है लेकिन बैंक अभी पैसा पूरा कलेक्ट नहीं कर पाया है। तो अब कलेक्ट तो नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारी रोकड़ पुस्तक में से इसको माइनस कर देंगे। फिर पासबुक में दर्शाई गई किंतु रोकड़ बही में न दर्शाई गई अनादृत विपत्र की राशि। बिल डिसऑनर हो गया है आपका, तो नॉर्मली बिल डिसऑनर को जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि विपत्र की राशि डिसऑनर हो गई है तो बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस किया होगा, तो हमें जब पता लगेगा तो हम भी माइनस करेंगे। फिर 5,000 रुपए की लाभांश की राशि पासबुक में संग्रहित हुई, इनकम हुई, पासबुक में प्लस हुई, परंतु रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि नहीं हुई। तो हमको भी पता लगेगा तो हम प्लस ही करेंगे हमारी रोकड़ पुस्तक में। ठीक है ना, फिर बैंक व्यय 150 रुपए, बैंक ने व्यय लगाए 150 रुपए, माइनस किया तो उसने माइनस किया तो हमें रोकड़ पुस्तक में पता लगेगा तो हम भी माइनस ही करेंगे। अधिविकर्ष पर ब्याज, अधिविकर्ष आप समझते हैं अधिविकर्ष मीन्स होता है बैंक में हमारे जितने पैसे जमा नहीं है उससे ज्यादा पैसे जमा निकालने पर बैंक जो है हमसे पैसे लेता है, ब्याज लेता है। तो ये क्या है, हमारे लिए हमारे बैलेंस को भी कम करेगा, बैंक ने भी माइनस किया होगा। तो ये जो 3-4 ट्रांजेक्शन है इसमें तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, यदि आपकी इनकम हो रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो रोकड़ पुस्तक में भी वह बैलेंस बढ़ाना है, और यदि जो है आपका बैलेंस कम हो रहा है तो उसे आपको भी कम करना है। ऐसे जितने ट्रांजेक्शन जिनकी केवल पासबुक में एंट्री हुई है, रोकड़ पुस्तक में एंट्री नहीं हुई है, तो उसमें आप सिंपल सा कंसेप्ट लगाकर काम कर सकते हैं।
आय है तो प्लस करना है, व्यय है तो माइनस करना है। केवल ये जो 2 पॉइंट होते हैं इसमें आपको थोड़ा लॉजिकली चलना है। आपने माइनस किया होगा तो आपको प्लस करना है, माइनस किया है तो आपको प्लस करना है। ठीक है, अब ये हमने साइन लगा लिए, लेकिन जब रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष दिया है, रोकड़ बही का हमेशा डेबिट शेष होता है, लेकिन यदि आपको रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष दिया है, बैंक अधिविकर्ष ये हमने लिखा 17,500, तो ये जो हमने प्लस के साइन वाले आइटम है ये माइनस होंगे और ये जो माइनस वाले आइटम है वह प्लस होंगे। पहले आप सिंपल लॉजिक से इसी तरीके से रफ में प्लस माइनस लगा लीजिए। चूंकि हमें रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष दिया है तो हम यहाँ पर ऐड करने वाले आइटम जो हैं और लेस करने वाले आइटम जो हैं वह कैसे हो जाएंगे। जैसे पहला हमने लिखा था कि ऐड होगा, लेकिन चूंकि रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष दिया है तो हम इसको थर्ड वाला पॉइंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं पॉइंट नहीं लिख रही हूं, शॉर्ट में लिख देती हूं, निर्गमित चेक। फिर अगला वाला जैसे हमने लिखा था कि माइनस होगा, लेकिन चूंकि बैंक अधिविकर्ष दिया है रोकड़ बही का तो हम यहाँ पर चेक जमा, ये प्लस हो जाएगा 6,500 रुपए। ये हमने लिखा बिल अनादृत, वैसे माइनस होता है नॉर्मल में, बट रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष दिया है तो हम इसको प्लस कर देंगे 2,500 रुपए। फिर लाभांश की राशि नॉर्मल कंडीशन में प्लस होता है, लेकिन अभी चूंकि हमें बैंक अधिविकर्ष दिया है तो हम इसको माइनस कर देंगे। लाभांश हमें 5,000 रुपए दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद बैंक व्यय जो है माइनस होते हैं, लेकिन अधिविकर्ष है तो हम इसको प्लस कर देंगे। बैंक व्यय 150 रुपए। फिर अधिविकर्ष पर ब्याज नॉर्मल कंडीशन में प्लस होता है, अधिविकर्ष पर ब्याज 850 रुपए। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल कंडीशन के हिसाब से निर्गमित चेक जो है वह हमेशा प्लस होता है, लेकिन चूंकि अधिविकर्ष दिया है रोकड़ बही का हमें, तो हमें उसको अपोजिट करना है। तो पहले सिंपल कंडीशन से हमने अपने लॉजिक लगाकर प्लस को प्लस और माइनस को माइनस किया। चूंकि अधिविकर्ष दिया है हमें तो हमने इसको अपोजिट कर लिया। आप भी इसी तरीके से करें, एग्जाम में भी आता है तो कंफ्यूज ना हो, आप इसी तरीके से करें। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000, इसको हम ऐड कर देंगे तो 27,500 और ये 13,500 जो है हम इसमें से घटा देंगे तो आंसर हमारा ये 14,000 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि रोकड़ बही का, यदि यहां पे लिखा रहता रोकड़ बही के अनुसार शेष या डेबिट शेष लिखा रहता तो हम जो प्लस कर रहे हैं उनको प्लस ही करते, जो माइनस कर रहे हैं उनको माइनस ही करते। और यदि जो है रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष या क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो ध्यान रखना पहले आप सिंपल रूल के हिसाब से प्लस माइनस कर लीजिए और उसके बाद जब आप इस फॉर्मेट में लिखें तो उसको अपोजिट कर लीजिए। बाकी नियम आप बार बार याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें सिंपल सा आपको इन 2 पॉइंट को विशेष तौर पे ध्यान रखना। बाकी में मैंने आपको रूल बताया कि यदि बैंक अपना बैलेंस बढ़ा रही है तो आप भी रोकड़ पुस्तक में अपना बैलेंस बढ़ा लीजिए। यदि बैंक व्यय, अधिविकर्ष पर ब्याज, अनादृत विपत्र के कारण यदि बैंक अपने बैलेंस को कम कर रही है तो आप भी कम कर लीजिए। और इन दोनों में आपको लॉजिकली करना है कि निर्गमित चेक जो है
रोकड़ बही के डेबिट शेष में हमेशा प्लस होता है, और चेक बैंक में जमा कराए किंतु संग्रहित नहीं हुए वो हमेशा माइनस होता है। अब यदि आपको रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष दिया हो या क्रेडिट शेष दिया हो तो इन्हीं नियम को आपको सिंपल उसमें पहले आप पेंसिल से लगा लीजिए, और जब आप फॉर्मेट बनाए तो उसको अपोजिट करते जाइए, तो क्वेश्चन में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये है स्टूडेंट हमारा बैंक समाधान विवरण पत्र। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये कंसेप्ट क्या है। तो अशुद्धियों का सुधार, हमें मतलब यहाँ पर अशुद्धि जो गलतियां हुई हैं उसका सुधार करना है। अब हम बात करें गलतियां कैसे होती हैं, तो अकाउंटिंग का काम मानव के द्वारा किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा किया जाता है, और गलती होना स्वाभाविक है। हम यदि कंप्यूटर सिस्टम से भी एंट्री कर रहे हैं तो हम एंट्री तो ह्यूमन बीइंग ही करेंगे, तो कंप्यूटर सिस्टम में भी एंट्री करते समय हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो मिस्टेक्स बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे कि जीरो हमारी कम या ज्यादा लग गई, हमें अकाउंट जो है वह दूसरा लिखना था, दूसरा लिखा गया, टोटल में मिस्टेक्स हो गई। ऐसी बहुत सारी गलतियां जो हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जनरली हम जब जनरल एंट्री करते हैं, पंजी प्रविष्टि करते हैं, हम खतौनी करते हैं, लेजर बनाते हैं, हम तलपट बनाते हैं, तो इन सब को करते समय जब हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, और गलती का पता हमें कब लगता है, जब हम तलपट बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने पर जब हमारा टोटल यहाँ पर बराबर नहीं आता है तलपट का, तब हमें पता लगता है कि हमारी कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, और हम फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमसे तलपट में मिस्टेक हुई है कि लेजर खतौनी करते समय हुई है या फिर पंजी प्रविष्टि करते समय। तो यहाँ से हम गलती को पकड़ते हैं। और कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो तलपट बनाने के बाद भी हमें पता नहीं लगती हैं, बाद में किसी के तीसरे के थ्रू हमें पता लगता है कि ये वाली एंट्री करना हम भूल गए हैं, या जो है कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें क्रॉस चेकिंग जब होती है तब पता लगता है। तो ये गलतियां जब हमसे हो जाती हैं तो हम हमारी जनरल उसमें हम ये करते हैं कि 100 रुपए थे और 1000 रुपए लिखने थे, तो हमने यहाँ पर एड ऑन कर दिया और हमारा करेक्शन हो गया, या हमें 1000 रुपए लिखने थे, हमने 100 रुपए लिख दिए, तो हमने यहाँ पे एक जीरो को क्रॉस करके कर दिया। तो ये जो है अकाउंट में इस तरीके से ओवर राइटिंग जो है नहीं की जाती है। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है और हमें वह तलपट तक पहुंचने के बाद या पूरी एंट्रीज करने के बाद हमें पता लगता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गई है, तो उनको सुधारने के लिए जो पंजी प्रविष्टि की जाती है, जो जनरल एंट्री की जाती है, उसे बोलते हैं हम अशुद्धि का सुधार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए पंजी प्रविष्टि कर ही किया जाता है। इस तरीके से मिटाकर जो है नहीं किया जाता है, उसकी भी एंट्री करके हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके गलती को सुधारते हैं। तो ये है आपका अशुद्धि का सुधार। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो मिस्टेक्स हो गई हैं अकाउंटेंट से अकाउंट को लिखते समय, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। अब पहले हम देख लें कि जो गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, मिस्टेक्स जो है वह कितने प्रकार की होती हैं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी क्वेश्चन है। तो पहली जो है वह है अकाउंट संबंधी, लेखा कर्म संबंधी जो है मिस्टेक्स होती हैं। उसमें ये 4 प्रकार हैं: भूल की अशुद्धि, लेखे की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि। परीक्षा सूची मतलब तलपट को भी बोलते हैं हम, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तलपट को भी परीक्षा सूची बोलते हैं। उससे संबंधित गलतियां कौन कौन सी है? गलत राशि लिखना, शेष को लिखने में भूल हो गई, शेष राशि लिखने में भूल हो गई, एक लेखे का शेष दूसरे शेष में लिख दिया हमने, तो ये तलपट से पता लगने वाली अशुद्धियां होती हैं। सुधार संबंधी, जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, सुधारने के लिए हमें पंजी प्रविष्टि करनी है, तो उसमें 2 तरीके की गलतियां देखी जाती हैं कि एक पक्षीय है या द्विपक्षीय है। अब हम इनको डिटेल में समझ लें। तो जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से उसको फॉर्मेट डायग्राम बनाकर करेंगे तो बहुत इंप्रेटिव रहेगा आपका क्वेश्चन, इफेक्टिव रहेगा आंसर। सबसे पहले हम समझ लें लेखा कर्म संबंधी।
अकाउंटेंसी संबंधी, अकाउंट लिखते समय हमसे गड़बड़ हुई। सबसे पहली है भूल की अशुद्धि। इस मिस्टेक को सबसे अच्छी माना जाता है कि आप लिखना ही भूल गए। एंट्री करने के मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के हिसाब से ये सबसे इजी होती है। भूल की अशुद्धि का क्या मतलब हुआ? हम एंट्री करना ही भूल गए, लिखना ही भूल गए। कैसे? उदाहरण के लिए, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का और लिखना ही भूल गए, ये होगी भूल की अशुद्धि। कि फर्नीचर आपने 10,000 रुपए का खरीदा और पंजी प्रविष्टि जब आप कर रहे थे तब लिखना ही भूल गए, तो ये कहलाती है एरर ऑफ ओमिशन, भूल संबंधी अशुद्धि। तो इस कंडीशन में इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करना, अशुद्धि का सुधार करना इजी होता है, क्योंकि चूंकि आप लिखना ही भूल गए हैं। तो जो सामान्य एंट्री होती है उसी तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे। फर्नीचर खरीदने की हम क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर खाता विकलित, और यदि उधार खरीदा है तो विक्रेता के खाते से। जैसी एंट्री होती है सिंपल, वैसी ही एंट्री हम करते हैं। कौन सी वाली अशुद्धि के समय? भूल की अशुद्धि के समय, क्योंकि आप लिखना ही भूल गए। ऐसे मान लीजिए आप क्रय किया, 1,000 रुपए का माल आपने क्रय किया, है ना? तो माल खरीदा है तो क्या एंट्री होगी? क्रय खाता विकलित, और उधार खरीदा है तो विक्रेता के खाते से, नगद खरीदा है तो रोकड़ खाते से। तो लिखना ही भूल गए कि रेक्टिफिकेशन एंट्री करना बहुत इजी होता है। तो ये होती है भूल संबंधी अशुद्धि, जिसके अंतर्गत व्यापारी या अकाउंटेंट उस संबंधित व्यवहार को अपनी पुस्तकों में लिखने से ही भूल गया, वह ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में लिखने से ही रह गया। तो उस स्थिति में इस गलती को सुधारने के लिए जैसे सामान्य एंट्री की जाती है वैसी ही एंट्री कर दी जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली, लिखना ही भूल गया। दूसरी है लेखे की अशुद्धि। अकाउंट को लिखने में जो है मिस्टेक हो गई, हमने लिखी तो, एंट्री तो की, लेकिन हमसे उसमें गड़बड़ हो गई। तो कौन सी हो सकती है? कि हमें जो है इसमें जो है लेखे अकाउंटेंसी में, तो हमें लिखना 100 रुपए थे लेकिन हमने 1,000 रुपए लिख दिए। उदाहरण के लिए, जैसे ये फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो आपको लिखने 1,000 रुपए थे लेकिन आपने 100 रुपए से ही लिखी। ये क्या बोला जाता है? मतलब जो है आपको 100 रुपए लिखे आपने, लेकिन लिखने कितने थे? 1,000 रुपए। तो यहां पर 900 रुपए से क्या हुआ? कम लिखा आपने, है ना? अंडर जो है अमाउंट हो गई, कम लिखा आपने। तो इसमें जो है हम फर्नीचर को 900 रुपए से और डेबिट कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर खाते को हम 900 रुपए से और डेबिट कर देंगे, और उधार होगा तो उधार विक्रेता के खाते से, नगद होगा तो उस हिसाब से। यदि इसका अपोजिट हो कि आपने जो है फर्नीचर, उसने खरीदा जो है वह 10,000 रुपए का हो, और आपने जो है फर्नीचर लिखा कितना हो? 15,000 रुपए का लिख दिया। फर्नीचर आपने 10,000 रुपए का खरीदा लेकिन आपने लिख कितना दिया? 15,000 रुपए। तो यहां पर आपने ज्यादा लिख दिए, ओवर वैल्यूशन हो गया यहां पर। तो उस कंडीशन में फर्नीचर हमेशा डेबिट होता है। चूंकि आपने ज्यादा लिख दिए हैं फर्नीचर के नाम से, तो आपको उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो फर्नीचर खाते को आपको क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर खाते से 5,000 रुपए से जो है क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फर्नीचर खाते का बैलेंस 10,000 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक, राशि लिखने में गलत खाते में एंट्री कर दी हमने, अमाउंट को लिखने में मिस्टेक कर दी, टोटल में मिस्टेक हो गई है, बैलेंस को लिखने में गड़बड़ हो गई है, डेबिट था क्रेडिट लिख दिया। इस टाइप की जो है मिस्टेक्स क्या कहलाती हैं? आपकी लेखे की अशुद्धि। ठीक है, इसके बाद सैद्धांतिक अशुद्धि, प्रिंसिपल की मिस्टेक, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत, अकाउंट के जो प्रिंसिपल है
उसको लिखने में यदि गलती हो गई है। कैसे, उदाहरण से समझ लें। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा 2000 रुपए का, ये फर्नीचर खरीदा, ठीक है, लेकिन आपने इसकी एंट्री क्या कर दी, क्रय किया 2000 रुपए। सिद्धांत ही गलत लगा दिया। फर्नीचर क्या है, हमारी संपत्ति है, ठीक है, और आपने इसको क्या मान लिया, माल। तो इस प्रकार की जो अकाउंट के सिद्धांत को ही गलत ठहराए। एक और एग्जांपल देख लें हम। आपने जो है कोई मशीन खरीदी और उस पर मरम्मत करवाई, मतलब मशीन जो है लगवाने के व्यय हुए। आपने मशीन खरीदी मान लीजिए 50,000 रुपए की, उसको लगवाने के व्यय जो है वह 5,000 रुपए हुए। तो मशीन को खरीद कर लगवाने के व्यय जो है वह मशीन की लागत ही मानी जाती है, और आपने इसको डाल दिया मरम्मत में। गलती, तो ये सिद्धांत की गलती हुई। मशीन की स्थापना के व्यय मशीन ही माने जाते हैं। आप मतलब आपने इसको क्या मान लिया, मरम्मत मान लिया, ये मिस्टेक हो गई, जबकि वो क्या थी, मशीन ही थी। तो इस प्रकार की फर्नीचर खरीदा और आपने उसको माल मान लिया, क्रय कर लिया, क्रय के खाते में लिख दिया। तो इस प्रकार की मिस्टेक कौन सी कहलाती है, सिद्धांत। जहां लेखा कर्म के सिद्धांतों की अवहेलना हो गई हो, लेखा कर्म के सिद्धांतों को जो है ध्यान नहीं रखा गया हो, गलत एंट्री कर दी हो, तो वो वाली अशुद्धि होती है सैद्धांतिक अशुद्धि। इस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि सही एंट्री क्या होनी थी। जैसे हम ये वाले एग्जांपल को ले, तो फर्नीचर खरीदा, तो इसकी क्या एंट्री करते आप, फर्नीचर खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये एंट्री होनी थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दी गलती, क्रय खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये एंट्री कर दी। ये सही एंट्री होनी थी और ये गलत एंट्री हो गई। अब गलती को सुधारना है हमें। तो देखिए, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से तो सही लिखा है, मतलब रोकड़ खाते में तो हमारी सही एंट्री हुई है। फर्नीचर खाता हमें डेबिट करना था, जो कि हमने नहीं किया है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, और जो गलत हुआ है उसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, फर्नीचर खाता विकलित क्रय खाते से। तो दोनों काम हो गए, हमारी गलती को सुधार लिया। क्रय खाते को हमें डेबिट नहीं करना था, अब गलती सुधारनी है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और फर्नीचर को हमें डेबिट करना था तो हमने डेबिट कर दिया। दूसरे वाले अकाउंट को तो उसने सही किया था, तो वो जो है हमारी चीज सही हुई, ठीक है। तो इस प्रकार की अशुद्धि कहलाती है हमारी कौन सी, सैद्धांतिक अशुद्धि। अब आ जाए अगली वाली। अगली जो है हमारी क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेंट्री एरर। क्षतिपूरक अशुद्धि जो कि बहुत बारीकी से, या संबंधित व्यक्ति यदि हमसे मिलने ना आए, या संबंधित खाते की स्पेशल चेकिंग ना हो, तब तक ये अशुद्धि हमें नहीं मिलती है। इवन तलपट का टोटल भी बराबर आ सकता है। कैसे, तो क्षतिपूरक अशुद्धि इस प्रकार की अशुद्धियां होती है जिनका डेबिट और क्रेडिट में दो गलतियां हो गई हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को कवर अप कर रही हैं। दोनों गलतियां जो है दोनों बैलेंस को बराबर कर रही हैं। उदाहरण के लिए, हमें राम को भुगतान करने थे 200 रुपए, ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट होना था। राम को 200 रुपए भुगतान करने थे, और हमें श्याम से 400 रुपए लेने थे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है श्याम से 200 रुपए ही लेने थे, तो ये जो है ये दोनों एंट्री करना हम भूल गए। न तो राम को भुगतान की 200 रुपए की एंट्री की हमने, न ही श्याम से 200 रुपए लेने थे इसकी एंट्री की। तो क्या हुआ, हमारा डेबिट का बैलेंस भी जो है कैश का यदि हम देखें तो 200 रुपए जो है कैश हमने पेमेंट भी नहीं की, और 200 श्याम से हमें 200 रुपए लेने थे तो उसकी भी एंट्री हमने नहीं की। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस आपस में ही एडजस्ट हो गया,
और जब हम तलपट बनाने बैठे तो हमारा टोटल इक्वल आ गया। तो इस प्रकार की गलतियां जो है वह क्षतिपूरक अशुद्धि होती है, जिसमें एक गलती दूसरी गलती को जो है छिपा लेती है या बराबर कर देती है। तो इस प्रकार की गलती को ढूंढना सबसे कठिन कार्य होता है। अब ये गलती हमें कब पता लग सकती है? जब हम मिस्टर राम का हिसाब किताब देखने बैठे हो, वह व्यक्ति हमसे मिलने आया हो, या फिर श्याम जब हमारे साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हो, उससे जब हमारी बातचीत हो रही है, डिटेलिंग निकल रही हो, तब हमें इन गलतियों का पता लगता है। तो ये होती हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे तलपट संबंधी परीक्षा सूची में होने वाली जनरली मिस्टेक। हमारा जब हमको क्वेश्चन आता है तो तलपट हमारा कभी कभी बराबर नहीं मिलता है। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? तलपट हमने बनाया इस प्रकार से, तलपट हमें बनाना आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसमें जो है हम जो खतौनी करते हैं, लेजर बनाते हैं, उसमें जो खातों के शेष निकलते हैं उनको लिखते हैं। जैसे डेबिट में रोकड़, सारे व्ययों के शेष आते हैं, वेतन हो गया, फर्नीचर हो गया, देनदार हो गया, है ना। और क्रेडिट में क्या आ जाता है? पूंजी आ जाती है, लेनदार आ जाते हैं, किराया प्राप्त। इस प्रकार से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसका टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। ये हमारा तलपट होता है। अब इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है? गलत राशि लिखना। इसमें जो है हम ये खतौनी जो करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, इन सब के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें से जो है राशि जब हम इसमें लिख रहे हैं, जैसे रोकड़ खाता आपका यहाँ बना हुआ है और यहाँ पे इसका शेष निकला हुआ है, मान लीजिए 5,250 रुपए। जब आप इसको तलपट बना रहे हैं और उसमें आपसे गलती से 5,520 रुपए लिखा गया, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हो जाती हैं, तो क्या हो गया? यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई। तो जब हम तलपट बनाएंगे तो हमको यहाँ पे टोटल बराबर नहीं आएगा। तो गलत राशि लिखा गई हमसे, किसी भी खाते में हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी। ठीक है, फिर शेष को लिखने में भूल। बैलेंस जब निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जब हमने देखा रोकड़ खाते का बैलेंस हमने यहाँ लिखा, तो शेष को लिखने में हमसे भूल हो गई है ना। कोई सा भी शेष है, देनदार खाता आपने बनाया, तो देनदार खाते में देनदार खाता आपने यहाँ बनाया और उसका शेष जब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक हो गई। देनदार खाता बनाया, देनदार का डेबिट शेष होता है और आपने जो है देनदार का जो है डेबिट शेष होता है, देनदार को आपने यहां लिख दिया। हो सकता है हमें नहीं याद रहता है, ध्यान नहीं रहा, तो देनदार को हमने इस साइड लिख लिया। शेष को लिखने में भूल। रोकड़ हमेशा डेबिट में आती है, रोकड़ को आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो क्या होगा? हमारा तलपट का टोटल बराबर नहीं आएगा। फिर शेष राशि लिखना। शेष राशि लिखना, जब हम यहाँ इसका योग लगा रहे हैं, टोटल लगा रहे हैं, तो तलपट में जो जब हम टोटल कर रहे हैं और खतौनी मतलब लेजर अकाउंट से जब हम बैलेंस को लिख रहे हैं, तो जो शेष राशि है उसको लिखने में हमने कुछ अमाउंट की मिस्टेक कर दी। यहाँ पे तो हमने अमाउंट ही गलत लिख दी, यहाँ पर शेष राशि को लिखने में जो है हमने कहीं मिस्टेक कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद एक लेखे का शेष दूसरे उसमें लिखना। फर्नीचर की अमाउंट लिख रहे थे, फर्नीचर की अमाउंट देनदार में लिख दी, या लेनदार की राशि हमने किराया प्राप्त में लिख दी, या लेनदार की राशि जो है वह देनदार में लिख दी, देनदार की राशि पूंजी में लिख दी। जब हम करने बैठते हैं तो ये मिस्टेक्स जो है होने की संभावना रहती है। तो ये होता है एक लेखे का शेष दूसरे लेखे में लिख देना। एक अकाउंट का बैलेंस जो है इसकी राशि उठाकर हमने पूंजी में लिख दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मिस्टेक्स होती है वह तलपट से संबंधित होती हैं। फिर इसके बाद सुधार संबंधी, जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो उस कंडीशन में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें हम दो पहलू देखते हैं कि उसका प्रभाव एक ही पक्ष पे पड़ा है या दो पक्ष पे पड़ा है। तो एक पक्षीय त्रुटि कौन सी होती है? जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर पड़ा हो। जनरली ऐसा लिखा हो कि क्रय बही का योग 1,000 रुपए से कम लगा, तो केवल क्रय बही पे ही इफेक्ट हो रहा है ना।
या फिर ऐसा एक पक्षी में ये भी आ सकता है कि ये जो भी हमने देखी थी, फर्नीचर खरीदा, उसकी एंट्री क्रय खाते में कर दी, ये भी डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है। फर्नीचर की एंट्री हमने क्रय खाते में कर दी तो वो भी एक पक्षी कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस फर्नीचर की एंट्री ही नहीं की और क्रय की हमने एंट्री की तो वो गलत कर दी, तो उसको जो है हम इसमें कर देंगे। द्विपक्षीय प्रभाव, जब हमारी गलती का प्रभाव दो खातों पर पड़ रहा हो तो उस कंडीशन में जो है उसको बोलते हैं द्विपक्षीय गलतियां। जैसे जितनी भी ये भूल संबंधी गलती होती है, लेखे संबंधी गलती होती है, ये सब क्या होती है, सैद्धांतिक गलती होती है, क्षतिपूरक गलती जो होती है, ये सभी क्या होती है, द्विपक्षीय गलतियां होती हैं। तो इनकी जब एंट्री करते हैं तो इनका प्रभाव जो है वह दोनों पक्षों पर पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये है हमारी अशुद्धियों के प्रकार। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम इन सब एंट्रीज का जो है किस तरीके से रेक्टिफिकेशन किया जाता है, सुधार किस प्रकार से करके एंट्री की जाती है, उसको देखेंगे। यस, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा जिसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। हमें एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाना है और क्या एंट्री सही होती, क्या गलत हुई है, वो सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली एंट्री है, मोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा जिसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। मतलब कोई उल्लेख नहीं हुआ मतलब कोई लेखा नहीं हुआ है। तो इस तरह की मिस्टेक जो है, मैंने बताया था एंट्री जब हमें इसे सुधार की एंट्री करनी है तो बहुत इजी हो जाती है। तो हमें सिंपल, जब जिसकी एंट्री ही नहीं हुई है उसकी एंट्री करना सिंपल है। मोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, माल को बेचने की। तो मोहन डेबिट, मोहन का खाता विकलित और विक्रय खाते से, क्योंकि इसका एंट्री ही नहीं हुई है तो हमें सिंपल एंट्री करनी है। ठीक है, तो एक एंट्री जो है आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए जिसका उल्लेख ही नहीं हुआ है। जैसे 10,000 रुपए का वेतन दिया राम को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, इसका उल्लेख ही नहीं हुआ, तो वेतन खाता विकलित रोकड़ खाते से, सिंपल एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी, 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा जो क्रय खाते में विकलित किया। देखिए, 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री होनी थी, पहले हम समझ लें। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये हमारी सही एंट्री है। खरीदा, ये एंट्री होनी थी, जो क्रय खाते में विकलित किया। गलत एंट्री क्या हो गई, क्रय खाता विकलित रोकड़ खाते से। ठीक है, ये गलत हो गई। अब सुधार की एंट्री क्या होगी, इसमें सही को हम सही ही रहने देंगे। तो देखिए, रोकड़ खाता जो है वह तो सही किया है उसने, तो ये तो आएगा ही नहीं। गलत चीज को ही उठाकर हमें साइड चेंज करनी है, जो सही होनी थी उसका हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो गलत एंट्री को हम उठाकर जो है ऐसा कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, फर्नीचर खाता विकलित और क्रय खाते से। ठीक है, क्रय खाते से रेक्टिफिकेशन एंट्री, सुधार की एंट्री हमने की। अमाउंट हमें दी हुई है यहाँ पर 7,000 रुपए, ये हो गई सेकेंड एंट्री। ठीक है, क्लियर। चलिए, 1,200 रुपए का शिव प्रसाद को वेतन दिया जो उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट किया। अब यहाँ पर हमें हमारी सही चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, शिव प्रसाद को वेतन दिया, क्या एंट्री होनी थी बताइए, हमें सही एंट्री पता होना चाहिए। नॉमिनल एक्सपेंडिचर जो होता है, नाम मात्र के खाते, उसमें व्यक्ति का नाम नहीं आता है, हमें उस मद का नाम लिखना होता है। तो क्या एंट्री होनी थी, वेतन खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये एंट्री होनी थी। लेकिन उसने क्या कर दिया, व्यक्तिगत खाते को डेबिट किया। मतलब गलत एंट्री कौन सी हुई, शिव प्रसाद डेबिट
रोकड़ खाते से। ठीक है ना, ये एंट्री हो गई। फिर से वही चीज, गलत ये वाली चीज तो सही की है उसने, ये गलत है, गलत को उठाकर चेंज करना है। तो क्या एंट्री होगी हमारी यहाँ पर, वेतन खाता विकलित और शिव प्रसाद के खाते से, शिव प्रसाद के खाते से अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए, 1200 रुपए। ये क्लियर, ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। ठीक है, चौथी एंट्री ध्यान से पढ़ेंगे हम। देखिए क्या दिया हुआ है, राम से 950 रुपए का उधार माल खरीदा। आधी ही लाइन पढ़े आप अभी। राम से 950 रुपए का उधार माल खरीदा, तो क्या एंट्री होनी थी, ध्यान दीजिए, माल खरीदा है तो क्रय खाता विकलित 950 रुपए और राम से, ये सही एंट्री होनी थी, है ना। जिसे भूल से विक्रय वही में लिख दिया। देखिए यहां पे क्या गलती हुई है, राम डेबिट और विक्रय खाते से, माल खरीदा था और एंट्री के थ्रू हो गया कि माल को बेचा। बहुत ध्यान से, सही चीज को हमें नहीं उठाना है, गलत चीज को उठा के हमें यहाँ पर साइड चेंज करनी है। तो ये गलती हुई है उनसे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है विक्रय खाता क्रेडिट हुआ है। पहले तो हम सही चीज लिख दें, क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता विकलित, है ना। और ये विक्रय खाता उसने क्रेडिट किया है, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। विक्रय खाते से खाता डेबिट, दो खाते डेबिट हो गए। और राम से, तो राम क्रेडिट होना ही था और एक बार उसने यहाँ पर राम को डेबिट कर दिया है तो उसके लिए राम को क्रेडिट करेंगे, मतलब राम की अमाउंट डबल हो जाएगी राम के खाते से। तो देखिए क्रय खाते में आ जाएगा 950 रुपए, विक्रय खाते में जो डाल दिए थे उसको हम रिवर्स कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 1900 रुपए राम के खाते में। ऐसा क्यों, तो ध्यान रखना जब साइड की भी, देखिए अभी तक हमने जो दो की इसमें साइड सही थी, फर्नीचर को क्रय में डाला, दोनों ही डेबिट होते थे तो हमारी सिंपल एंट्री गई। लेकिन जब हमारी साइड की मिस्टेक हो जाए, डेबिट करना था क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट करना था डेबिट हो जाए, तो उस कंडीशन में अमाउंट डबल हो जाती है, मतलब प्लस होती है। ठीक है, तो क्रय करा था उसने माल, तो पहले हमने सही एंट्री की, क्रय खाता विकलित राम से, इसको टच नहीं करना, ये तो अपनी पोजीशन पे ही थी। इसकी साइड चेंज की, विक्रय खाता क्रेडिट हुआ था गलत एंट्री में तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और राम का खाता जो है क्रेडिट तो हो ही रहा था, डेबिट कर दिया था, तो उसको हमने फिर यहाँ पर दोबारा क्रेडिट किया, इसलिए राम के खाते में देखिए डबल हो गई अमाउंट। ठीक है, तो ये वाली एंट्री इस तरीके से होगी। फिर अगली एंट्री क्या दी हुई है हमें, फिफ्थ एंट्री, विक्रय वही का योग 170 रुपए अधिक लग गया। विक्रय वही का योग 170 रुपए अधिक लग गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि विक्रय वही सेल्स बुक जो है उसका कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस, समाकलन शेष। अधिक लग गया है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो दो तरीके से इसकी एंट्री होती है यहाँ पर। यदि सस्पेंस अकाउंट उच्चंत खाते के साथ कर रहे हो तो वैसी एंट्री होगी। तो दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। यदि उच्चंत खाता खोला है और उसके थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं तो चूंकि विक्रय वही का योग अधिक लग गया है, ओवर कॉस्टिंग हुई है, तो हमें इसको डेबिट करना होगा। तो क्या एंट्री होगी, विक्रय वही का खाता डेबिट विकलित और उच्चंत खाते से। तो विक्रय हमेशा समाकलन होता है, क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर रहे हैं मतलब उसके अकाउंट में से हम 170 रुपए निकाल रहे हैं। एक तरीका तो ये होता है, या फिर जनरली हम लिख दें कि सेल्स बुक was over cost by
170 रुपीज। सेल्स बुक जो है 170 रुपए से अधिक लिख दी गई है। तो इसको जब एंट्री करते हैं तो इस तरीके से शो कर दिया जाता है। तो अंडरस्टूड हो जाता है कि हमें सेल्स बुक का टोटल 170 रुपए से कम करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। इसके बाद अगली है, मशीन की मरम्मत में लगाई गई 560 रुपए की राशि मशीनरी खाते में जोड़ दी। ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा रही हूं। यहां पे हम करेंगे लास्ट वाली एंट्री, मशीन की मरम्मत में लगाई गई राशि। तो पहले हमें सही चीज पता होना चाहिए। ठीक है, क्या सही होती? मशीन की मरम्मत की एंट्री क्या होगी? मरम्मत खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये एंट्री होनी थी। ये सही एंट्री है। और उसने क्या कर दी? मशीनरी खाते में जोड़ दी। मतलब उसने यहाँ पे जोड़ दिया मशीनरी खाता विकलित रोकड़ खाते से, ये एंट्री कर दी। तो ये वाली चीज सही की है, ये गलत है, गलत को ही उठाकर चेंज करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? छठवीं वाली, मरम्मत खाता विकलित और मशीनरी खाते से ये हो जाएगा हमारा 560 रुपए। 560 रुपए, ये हो गया हमारा सवाल। तो सुधार की एंट्री में, अशुद्धियों का सुधार करने में हमें बेसिक कंसेप्ट जनरल एंट्री के पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होती है, सिंपल एंट्री क्या हुई होगी, गलत वाली एंट्री क्या हुई होगी। और हमेशा सही एंट्री की पोजीशन को मत चेंज करिए, गलत जो हुई है उसको उठाकर रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों के सुधार में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अशुद्धियों के सुधार में एक क्वेश्चन छोटा सा आपको और आ सकता है कि उच्चंत खाता क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, उसको हम समझ लें शॉर्ट आंसर में। उच्चंत खाता जो है, जब हम तलपट बनाते हैं और तलपट बनाते समय हमारे तलपट का योग बराबर नहीं आता है। बहुत हमने हमारी पंजी प्रविष्टियां भी चेक कर ली और हमने खतौनी भी चेक कर ली, हम ट्रायल बैलेंस में भी सब चीजें चेक कर ली, उसके बावजूद जो है हमारे तलपट का टोटल बराबर नहीं आ पाता है। तो उस स्थिति में अब चूंकि हमें तलपट के बाद व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा भी बनाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितने रुपए से डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस इस साइड भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, तो हम उस डिफरेंस की राशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और इस आधार पर हम हमारे फाइनल अकाउंट, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा भी बना लेते हैं और फाइनल अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम हमारे अकाउंट्स को चेक करते चलते हैं और हमें हमारी मिस्टेक्स पता लगती हैं, तो हम फिर उच्चंत खाते से एंट्री करते हुए इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है कि जब बहुत कोशिशें करने के बाद भी तलपट का योग बराबर नहीं मिल पाता है, तो हम उस राशि को, अंतर की राशि को उच्चंत खाते के नाम से लिख देते हैं और व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा भी बना लेते हैं। और उसके पश्चात धीरे धीरे जैसे हमें हमारी मिस्टेक्स जो है अकाउंट्स की मिलती चलती हैं, तो उसकी एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट में करते हुए सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को निल कर देते हैं। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट।